लेकर आऊँ फिर एक नया टॉपिक है बहुत ही ये ना एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही आसान लगता है और फिजिशियन के लिए सबसे मुश्किल होता है कई बार, ये मेरे ऐसे फिजिशियन के लिए भी जो अपने आप को बहुत बड़ा तुर्रम खां समझता है। सुनो, दो चीज़ें ऐसी होती हैं जो कई बार बहुत मुश्किल होती हैं ठीक करनी। एक होता है फीवर और दूसरा होता है खांसी, कफ। कारण पता ही नहीं चलता, जो मर्जी टेस्ट करा लो, सारे टेस्ट नॉर्मल आते हैं फिर भी पेशेंट ठीक नहीं है। तो मैं बात कर रहा हूँ आज क्रॉनिक कफ की, यानी लंबी खांसी। क्रॉनिक कफ तब बोलते हैं जब खांसी 4 हफ्ते से ज़्यादा हो जाए बच्चों में और 8 हफ्ते से ज़्यादा हो जाए अडल्ट्स में, आदमियों में, मतलब आदमी औरतों, अडल्ट्स की बात कर रहा हूँ। और रीज़न्स क्या होते हैं? एक रीज़न तो सबको पता है कि क्योंकि टीवी पे ऐड आता है 2 हफ्ते से ज़्यादा लंबी खांसी हो तो टीबी हो सकती है, अपना चेकअप कराएं। बट टीबी के लक्षण मैं बता देता हूँ पहले मोटा मोटा कि अगर आपको खांसी के साथ ये सब है तो ट्यूबरकुलोसिस होने के चांसेस हो सकते हैं, जैसे कि वजन का कम होते जाना, भूख ना लगना, शाम के समय फीवर आना, रात को पसीने छूटना, फीवर आना, स्पेशली इवनिंग राइज फीवर होता है। और ये सब चीज़ें अगर हैं, है ना, तो अपना बलगम की जांच करा सकते हैं, एक्सरे करा सकते हैं, तो ये सब टेस्ट हो सकते हैं ट्यूबरकुलोसिस के लिए। चलो ये तो सबको पता है, मैं तो लेकिन कुछ और चीज़ें बताने आया हूँ जो आपको नहीं पता है। एक होता है अस्थमा, एक तरह का दमा जिसमें सांस नहीं फूलता, सिर्फ खांसी आती है। कफ वेरिएंट अस्थमा जिसको बोलते हैं कि आप चेस्ट देखोगे तो चेस्ट भी कई बार पता नहीं चलता, क्लियर लगती है बिल्कुल, स्टेथोस्कोप लगाओ तो चेस्ट भी क्लियर है, लेकिन होता है वो दमा एक तरह का, उसमें भी खांसी आती है। तो ये तो देखने से ही पता चलेगा आपको जब आप पेशेंट की हिस्ट्री लोगे। और कई बार अब मैं देखो एक बात और बताना चाहता हूँ कि मैं जो ये वीडियो बनाता हूँ मैं डॉक्टर्स के लिए नहीं बनाता हूँ, ना मैं स्टूडेंट्स के लिए बनाता हूँ, मैं ये वीडियो बनाता हूँ आम जनता के लिए। कई बार कुछ चीज़ें मैं जानबूझ के छोड़ देता हूँ, बताता नहीं हूँ। तो कई बार मुझे बोलते हैं आपने ये तो बताया नहीं, वो तो बताया नहीं। यार मैं सिर्फ आम जनता के लिए बना रहा हूँ, तो मेरा मकसद होता है कि मैं अपनी बात को कितनी आसानी से उनके तक पहुंचा पाऊं एक आम भाषा में, बस दैट्स ऑल। बहुत सारी डीप मैं नहीं जाता हूं, उसका जाने का फ़ायदा ही नहीं है जब उनकी समझ में ही नहीं आएगा तो। और किसी दवाई की डोज वोज मैं नहीं बताऊंगा। आप मेरे से बार बार पूछते हो, इतना बताने के बाद भी भाई तुम लोग मानते नहीं हो, सर इस दवाई का नाम तो डोज तो बताए थे, कितनी लेनी है। यार मैं यहाँ ट्रीटमेंट बताने के लिए नहीं आया हूँ, आप लोगों को बहुत बड़ी गलतफहमी है। मैं सिर्फ अवेयरनेस वीडियो बना रहा हूँ। बिना देखे, मैं फिर बोलूँगा, बिना देखे डॉक्टर को इलाज मत कराओ। आधे डॉक्टर तो आप वैसे ही बन चुके हो नेट देख के। मुझे लगता था इंटरनेट देखने के बाद शायद हमारी प्रैक्टिस कम हो जाएगी, बल्कि बढ़ गई है। लोग भागे हुए आते हैं डरे से, मैंने ये पढ़ लिया, मैंने वो पढ़ लिया। अब इतना पढ़ो मत, जो मोटा मोटा बता रहा हूँ उतना ही सुन लो। अवेयरनेस वीडियो है, अवेयरनेस की तरह ही लो इसको, और बिना डॉक्टर को दिखाए कोई दवाई मत लो। चलो टीबी हो गया, दूसरा मैंने बता दिया अस्थमा, दमा, उसमें भी खांसी हो सकती है, बल्कि सांस भले ही ना फूले। तीसरा होता है एक खांसी एलर्जी कफ, एलर्जी इस्नोफीलिया, है ना। आपको डस्ट से एलर्जी है, आपको स्मोकिंग से एलर्जी है, आपको फलाने से एलर्जी है, आपको पोल्यूशन से एलर्जी है, आपको धूल मिट्टी से है, आपको किसी वो क्या बोलते हैं उसको, पैरों के नीचे बिछाते हैं जो, कारपेट से एलर्जी है, आपको कुत्ते बिल्ली से एलर्जी है ना। तो एलर्जी कफ होता है एक, और उसमें टेस्ट आप करा के देख सकते हो। कई बार टेस्ट में आता है, कई बार नहीं आता। और ऐसे ही एक पल्मोनरी इस्नोफीलिया होता है, टॉपिकल पल्मोनरी इस्नोफीलिया, ईस्टर्न यूपी में बहुत मिलता है, ये फाइलेरिया भी होता है, कई बार उसमें भी खांसी आती है। तो एक तीसरा हो गया एलर्जी कफ। चौथा जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ, जो जानना सबके लिए बहुत ज़रूरी है, वो है GERD, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़। गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ मतलब हमारा खाना, मतलब हमारी खांसी का कारण पेट की वजह से, है ना। मतलब कैसे कि GERD उसको बोलते हैं जब हमारा खाना नीचे जाने के बजाय ऊपर आना शुरू हो जाता है कुछ लोगों में। कई बार हमारी लाइफस्टाइल की वजह से ऐसा होता है, कई बार ये एक इनबॉर्न, एक कह सकते हो अंदर एक प्रॉब्लम है हमारे शरीर के, कि डाइजेशन की प्रॉब्लम है कि खाना नीचे जाने के बजाय ऊपर आना शुरू हो जाता है। और खाना स्पेशली जब हम खाना खाते ही लेट जाते हैं, तुरंत लेट जाते हैं, जबकि खाना खाने के 2-3 घंटे बाद लेटना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके खाना चाहिए। सीधा पेट ऐसे कुत्ते की तरह झपट मत लो सारा खाना खा लूँ, फ्री का आया तो शादी में आया हूँ, तो उससे भी होता है कि हमारा खाना नीचे जाने के बजाय ऊपर आना शुरू होता है। तो जब वो रात को हम सोते हैं तो खाना ऊपर आता है और यहाँ तक पहुँच जाता है, फिर इरिटेशन होता है ऊपर और खांसी शुरू हो जाती है। और आज मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। एक मेरे गाइड, जब मैं PG कर रहा था MD मेडिसिन लखनऊ में, तो हमारा एक स्टूडेंट का कोई क्लिनिक चलाना होता था, जो उनके गाइड जिस फील्ड से रिलेटेड होते थे। तो कोई गैस्ट्रो क्लिनिक चलाता था, कोई डायबिटिक क्लिनिक चलाता, तो मैं चलाता था अस्थमा क्लिनिक अपने गाइड के साथ। मेरे गाइड थे डॉक्टर अशोक चंद्रा, अभी भी हैं वहाँ पर, अब तो रिटायर हो चुके हैं। और तो मेरा एक थीसिस टॉपिक था, यही थीसिस टॉपिक था कि रोल ऑफ इसोफेजियल रिफ्लक्स इन नॉक्टर्नल अस्थमा। मतलब रात के समय जो अस्थमा होता है, दमा होता है,
सोते समय, कई लोगों को रात को होता है स्पेशली, उसको बोलते हैं नॉक्टर्नल अस्थमा। उसमें पेट की वजह से जो अस्थमा होता था, उसके ऊपर मेरी थीसिस टॉपिक था और हमने उसमें पेट की दवाइयाँ देके देखा कि उसका अस्थमा ठीक हुआ नहीं हुआ, उसमें कुछ कमी आई या नहीं आई। तो वहाँ पे एक रिलेशन था बिल्कुल एग्जैक्टली जो मैं बताया आपको कि पेट की वजह से भी खांसी आ सकती है। तो उसके लिए फिर वही है कि भाई थोड़ा थोड़ा खाओ, इकट्ठा मत खाओ, खाना खा के लेटो मत तुरंत, ठीक है। ज़्यादा स्पाइसी फूड मत खाओ, अल्कोहल का थोड़ा त्याग करो, चाय वाय कम पियो, कैफीन कम लो, है ना, खट्टे फ्रूट्स जूसेस वगैरह भी कम लो। तो ये हो गया पेट की वजह से, GRD। उसके बाद आता है ब्रोंकाइटिस, यानी कि आपकी जो नीचे सांस की नली है उसमें इन्फेक्शन हो जाए, एलर्जी की वजह से उसमें भी सूजन आ जाए तो भी खांसी आनी शुरू हो जाती है, जिसको COPD भी कहते हैं, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज, है ना। स्मोकर्स में भी होता है कि हमारे फेफड़े खराब हो गए और लंग्स, वो जो सांस की नली है उसमें सूजन आ गई है और उसकी वजह से खांसी आती रहती है। और कुछ दवाइयों की वजह से भी खांसी आती है, जैसे कि BP की दवाइयाँ होती हैं, एनवास, एनालाप्रिल, लिस्नोप्रिल, ठीक है। तो ये रेमिप्रिल जो हार्ट में भी दी जाती हैं कुछ दवाइयाँ, तो उनकी वजह से भी खांसी आती है। और लेकिन उनमें ड्राई कफ होता है। 2 ड्राई कफ ऐसी होती हैं जो स्पेशली, एक तो स्मोकर्स कफ, सुट्टा मारने वालों में, है ना, उनका तो ठीक हो, कुछ होना नहीं, सुबह उठते ही खांसी भी करते हैं, फिर उसके बाद सुट्टा भी मार रहे होते हैं, पोटी नहीं आती जी जब तक ये ना करें। तो क्या बताऊँ स्मोकर्स कफ ये भी ड्राई कफ करता है और ये दवाइयाँ भी ड्राई कफ करती है, मतलब इसमें स्पूटम नहीं होता, सूखी खांसी होती है। मुझे तो बोल बोल के खांसी होगी, लग रहा आज होगी, पक्का होगी। और एक होता है पोस्ट नेजल डिस्चार्ज, ये नाक की वजह से, मतलब हमारा नज़ला पीछे की तरफ गिरता है ना, मुझे जैसे आजकल हो रखा है ये पोस्ट नेजल डिस्चार्ज, नज़ला पीछे गिरता है और वो वहाँ पे इरिटेशन करता है और खांसी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं PND। और एक खांसी मैं जरूर बताऊँगा, चलो उसको सबसे बाद में बताऊंगा, वो थोड़ा हंसी मजाक का भी टॉपिक है और सच, लेकिन सच है। और एक कई बार हार्ट फेल्योर में भी खांसी आती है, हार्ट की वजह से भी खांसी आती है, मतलब जैसे आपका हार्ट वीक हो गया है, उसका पंपिंग एक्शन पुअर हो गया, तो जब आप लेटते हैं तो वो पानी भर जाता है लंग्स में और खांसी शुरू हो जाती है और सांस भी फूलना शुरू हो जाता है, तो उसको कहते हैं कंजस्टिव हार्ट फेल्योर, ठीक है, या LVF, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेल्योर। और इसी तरह से लंग्स की कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो रेयर डिजीज़ हैं, जहाँ जैसे फाइब्रोसिस, लंग सिकुड़ गए, सार्कोइडोसिस, तो वहाँ पे भी ऐसा हो सकता है। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ आपको, एक फ़नी चीज़ बताने जा रहा हूँ। फ़नी चीज़ ये, खांसी का एक बहुत कॉमन कॉज है वायरल कफ, जो लंबा चलता है, कई बार महीना महीना ले लेता है। तो एक बार मेरी वाइफ को खांसी हुई, तो ये बड़ी पुरानी बात है, काफ़ी साल पुरानी। तो मैंने उसको मेडिसिन वगैरह दी, उसको कुछ आराम आ नहीं रहा था, मैंने टेस्ट भी कराया तो कुछ आया नहीं, तो ऐसे ही लग रहा था वायरल कफ है। तो मैंने उसको समझाया, मैंने कहा देखो, उसको 15-20 दिन हो गए थे, तो मैंने उसको समझाया कि देखो अब मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा दवाइयाँ देने से कोई फ़र्क पड़ेगा, कोई ये वायरल कफ है, ये अपने आप एक दिन ठीक हो जाएगा। तो बोलती है तुम्हारे बस का नहीं है तो किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा दो। मैंने कहा भाई चले जाओ, मैं कौन सा मना कर रहा हूँ भाई, तुम बीवी हो या जो मर्जी हो, तो तुम्हें भी सब आज़ादी है, कहीं भी जाओ, किसी को भी दिखाओ। तो लेकिन जब मैंने उसको बोला कि एक दिन अपने आप ठीक हो जाएगी, तो उसको ये लगा कि यार ये बंदा ऐसा कहता तो नहीं है, मतलब इसने कहा है तो कुछ सोच के ही कहा होगा। शुक्र मनाओ गई नहीं किसी और को दिखाने, नहीं तो मेरी तो उसी दिन बैंड बज जाना था। मतलब क्या मैं मुंह दिखाने लायक रहता कि अपने घर वालों के इलाज भी नहीं कर सकता डॉक्टर। और शुक्र मनाओ 3 दिन बाद अपने आप ठीक हो गई, तब जाकर उसको यकीन आया मेरी बात पर कि हाँ भाई ऐसी खांसी भी होती है जो अपने आप ठीक हो जाती है। तो इसको बोलते हैं वायरल कफ, और ये बहुत परेशान करती है। आप कितनी भी दवाइयाँ दे दो, कॉकटेल ट्रीटमेंट देना पड़ता है, सूखी खांसी ड्राई कफ की भी दे रहे हो, वेट कफ की भी दे रहे हो, कोडीन भी दे रहे हो, एंटी एलर्जिक भी दे रहे हो, सब कुछ दे के देख लिया, इतनी सारी दवाइयाँ दे दी, पेशेंट खां 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 खां। तो ये होता है वायरल कफ, ये बहुत परेशान करती है। और इसमें कई बार कोई रीज़न नहीं निकलता, कई बार लोग टीबी की दवाइयाँ भी शुरू कर देते हैं बिना किसी रीज़न के। अब और मैं एक और बात और बताऊं कि कई बार एक्सरे में नहीं आता कुछ, मैं फिर बोलूँगा, कई बार खांसी जब होती है तो हम सब टेस्ट कराते हैं, एक्सरे भी कराएं, सब नॉर्मल आता है, CT स्कैन जरूर कराएं, चेस्ट का जरूर कराएं दोस्तों, क्योंकि कई बार वहाँ पर निकल आती है कोई प्रॉब्लम ज़्यादातर, ठीक है। तो ये मैंने काम की बताई। और एक बात और बताना चाहता हूँ, एलर्जी की। एलर्जी होती है ना, धूल मिट्टी से होती है, लेकिन क्या किसी हस्बैंड और वाइफ को एक दूसरे से एलर्जी हो सकती है? एक भाई साहब, एक पेशेंट आए, मुझे बोलते हैं कि सर मुझे एलर्जी है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा किसी से एलर्जी है। तो मैंने टेस्ट भी करा लिया, उसमें भी कुछ नहीं आ रहा है एलर्जी का। सर मुझे ऐसा लगता है मुझे अपनी वाइफ से एलर्जी है। मैं कहा वो कैसे? तो बोलता सर जब हमारी शादी हुई थी उससे पहले तो मुझे कुछ नहीं था। मैंने कहा बिल्कुल ठीक। कहता जब हमारी पहली रात थी, सुहाग रात जिसको बोलते हैं, सर मैं उसके पास गया, उसके पास जाते मुझे खांसी शुरू हो गई। और सर मैंने ये नोट करा बाद में, जब जब उसके पास जाता हूँ उससे खांसी होती है। मैं कहा चल ये फालतू की बात कर रहे हो। कहता सर कैसे फालतू की बात कर रहा हूँ? सर आपकी साइंस में इतनी तरक्की नहीं करी, आप बताओ ना। आप कहते हो कुत्ते बिल्ली पालने से उनके पास से भी खांसी हो सकती है, पोल्यूटेंट कुछ ऐसे होते हैं, जानवरों से भी होती है। मैंने कहा हाँ, तो फिर
जब जानवर हो सकते हैं तो आदमी को आदमी से और लेडीज से आदमी को क्यों नहीं हो सकती, एक दूसरे से क्यों नहीं हो सकती, क्यों नहीं एलर्जी हो सकती? मेरे को भाई अगर इस हिसाब से एलर्जी समझो ना तो दुनिया के 99% हस्बैंड को अपनी बीवी से एलर्जी है। मैंने भी दवाई लिख के दे दी, मैं कहा ले जा, कहता दवाई लिख दी आपने सर? मैंने कहा बिल्कुल, जा केमिस्ट पे गया, केमिस्ट कहता भाई डॉक्टर ने तेरा बेवकूफ़ बना दिया। क्या लिखा था मालूम मैंने? तलाक तलाक तलाक। अबे यही इलाज है, तलाक दे रहे और क्या है, जब तुझे इतना ही लग रहा है तो। चलो ये मजाक हो गया, थोड़ा ज़्यादा हो गया ना, आपको लग रहा था ओवर हो गया थोड़ा सा मामला, ऐसा तो थोड़ी होता है कोई, अबे सब होता है दुनिया में। सही में मुझे एक बंदे ने बोला था कि मुझे लगता है मुझे अपनी बीवी से एलर्जी है। मैंने कहा भाई ऐसे तो पूरे हिंदुस्तान में सबको एलर्जी है। चलो ये रात छोटा सा टॉपिक, हंसी मजाक करते रहना चाहिए दोस्तों, ज़िंदगी छोटी सी है, इसीलिए मैं बाद में थोड़ा बहुत मजाक कर लेता हूँ भाई, थोड़ा सा रिलैक्स रखूँ, नहीं तो आप लोग तो वैसे ही टेंशन में रहते हो, हैं खांसी है, तो मैंने इसलिए ज़्यादा सीरियस हो गया टॉपिक बनाया नहीं है, लेकिन फिर भी बता दिया कि ये कॉमन कॉज होता है, क्योंकि आपको यही लगता है सबको लंबी खांसी का मतलब टीबी, ऐसा नहीं होता, बहुत सारे रीज़न है। खास तौर से ऐसे छिपे हुए रीज़न में से सबसे ऊपर है गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स, पेट की वजह से खांसी का आना। तो उसका सिम्टम यही होता है कि जब आप खाना खाते हो तो आपका पेट भारी होता है, सुबह उठते हो तो यहाँ से डकारें आती हैं, मुंह में पानी आ रहा होता है, ऐसा लगता है कुछ ऊपर आ रहा है ना। तो इसके सिम्टम होते हैं गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स के, रिफ्लक्स डिजीज़, GERD, ठीक है। तो ये था एक टॉपिक, और अगर आप भी कोई मुझे बताएंगे टॉपिक तो मैं उसके ऊपर भी बताऊंगा, और आप मुझे बताते रहिएगा। खांसी के ऊपर तो मैंने बता दिया, कोई और टॉपिक आपको जो लगता हो, जो कॉमन चीज़ें हैं लेकिन आपको समझ में नहीं आता है, लेकिन मैं फिर हाथ जोड़ के आपसे बोलूँगा भाई दवाइयों के डोज मत पूछो मेरे से ये कंसल्टेशन फ़ोन यहाँ पे मत लो, इसका फ़ायदा मत उठाओ, आप भी नुकसान में रहोगे। आधे डॉक्टर जो बनना चाहते, आधे डॉक्टर तो वैसे ही बनेंगे नेट से, है ना, अब बाकी जो बनोगे ना तो अपना ही नुकसान कराओगे। आध कचरी नॉलेज जो होती है ना इंसान का बेड़ा गर्क कर देती है। तो मैं सिर्फ अवेयरनेस वीडियो बना रहा हूँ, उसको सुन के शायद आपका थोड़ा फ़ायदा हो सकता है तो बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर बनने की कोशिश मत करना, नहीं तो अपना ही नुकसान कराओगे। बाय, थैंक यू वेरी मच। और अगर यार सब्सक्राइब कर दिया करो बच्चे को, इतनी नज़ले जुकाम खांसी में भी मैं आपके लिए नज़ले जुकाम खांसी पे वीडियो बना रहा हूँ, कोई नहीं करता मुझे सब्सक्राइब। चलो कट्टी, बाय, थैंक यू वेरी मच। आपका अपना डॉक्टर नवनीत कालरा, फिर मिलता हूँ एक नए टॉपिक के साथ।